नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एम्स नॉर्थ के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, यहीं से आप इसको याद कर लीजिए। दोस्तों आपको बहुत जल्द ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके रिगार्डिंग कुछ ट्रिक्स वगैरह जो बना रखी है वो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। वो भी आपके एम्स नॉर्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले पहले, तो ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर दे। चलिए हम फटाफट से जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखिए नॉर्मल जो इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का वो यूट्रस में होता है, बट अगर वो यूट्रस में ना होकर इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाए, यानी यूट्रस में नॉर्मली इम्प्लांटेशन होता है, अगर वो वहाँ पे ना होकर कहीं और हो जाए, जैसे फेलोपियन ट्यूब में ही हो गया, तो वो कंडीशन या फिर वो टर्म क्या कहलाएगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अलावा अगर जाइगोट कहीं आउटसाइड इम्प्लांट हो रहा है तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे ही एक टर्म और आपको पूछी जा सकती है, एंडोपिक प्रेगनेंसी। एंडोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी है, एंडोपिक प्रेगनेंसी। तो देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट विद इन नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। यानी जो नॉर्मल यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर अगर जाइगोट इम्प्लांट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रेगनेंसी, या फिर इसको हम एंडोपिक प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ से इस प्रकार से टर्म जो है आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इंसिडेंस रेट के बारे में कि कितने क्या इंसिडेंस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कितने क्या लोगों को कितने में से होती है। ओके, तो इंसिडेंस देखिए 300 प्रेगनेंसीज में से एक, यानी 300 में से एक ऐसी प्रेगनेंसी होगी जिसको एक्टोपिक कंडीशन होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन डेवलप होगी। बाकी 299 जो महिलाएं हैं उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। ओके, देखिए अब बात करते हैं साइट, कौन कौन सी साइट है जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो देखिए दो इसकी साइट होती है मेन, टू साइट एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मेनली होती है, एक्स्ट्रा यूट्राइन और एक इंट्रा यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन में मोस्ट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है 98.5%, और जो इंट्रा यूट्राइन साइट है उसमें 1.5% चांस होते हैं कि इंट्रा यूट्राइन साइट पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तो अब बात करते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन के अलग अलग जो टाइप्स है, सब टाइप्स है, उनके बारे में। एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट की बात करें तो इसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है, ओवेरियन प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है। सबसे ज़्यादा या फिर मोस्ट कॉमन जो चांसेस होंगे या फिर मोस्ट कॉमन जो साइट होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो होगी ट्यूबल प्रेगनेंसी। यानी अगर आपको सवाल पूछे जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, आंसर में कर देना फेलोपियन ट्यूब। और अगर आपको ऐसा पूछे जाए कि फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे, तो आप आंसर में कर देना एम्प्यूला। कहाँ पे? एम्प्यूला। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि नॉर्मल जब स्पर्म और ओवम जो फ्यूज होते हैं या फिर दोनों का जो मिलन होता है वो फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पार्ट में ही होता है। फर्टिलाइजेशन की जो मेन प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? एम्प्यूला के अंदर। लेकिन वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ सीलियाज होते हैं, वो सीलियाज क्या करते हैं, जब ये फ्यूज हो जाते हैं जाइगोट बन जाते हैं, तो ये जाइगोट जो है उसको ये ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है, इसमें कुछ सीलियाज होंगे दोनों तरफ से, बिल्कुल जैसे आपके हेयर्स होते हैं वैसी ही कुछ स्ट्रक्चर होती है, ये बिल्कुल मूवमेंट करवाती रहती है। तो यहाँ से जो ओवम या जाइगोट जो बना है, यानी जो फ्यूज हुआ है ओवम और स्पर्म दोनों बन के मतलब एक जगह मिलके जाइगोट बना लिए। ये जाइगोट क्या करता है, यहाँ से यहाँ से ट्रांसफ़र होता है सीलियाज के थ्रू। ये सीलियाज इनको ट्रांसफ़र करती है, ये धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे आती रहती हैं, और जो नॉर्मल जो यूट्रस है उसके अपर सेगमेंट में आके ये इम्प्लांट हो जाते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। अब यहाँ पे देखिए ट्यूबल प्रेगनेंसी, ये ट्यूब है, ये एम्पुला वाला पार्ट है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। अगर यहाँ से सीलियाज हो सकता है, सीलियाज वहाँ पे डिसअपियर हो या फिर PID की कंडीशन महिला को हो रखी हो, तो उस कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्यूबल प्रेगनेंसी है, वो आप करेक्ट आंसर कर देना अगर आपको मोस्ट कॉमन साइट पूछे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो देखिए ओवेरियन की बात करें तो 0.5% चांसेज होते हैं कि जो फिमरीज होते हैं, फिमरीज क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है, बट ओवम यहाँ पे है, ओवम को रिलीज नहीं किया और स्पर्म यहाँ तक पहुँच गया, ये ओवेरीज के अंदर ही
अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलेंगे ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं 1%। तो ये कुछ अलग अलग एक्स्ट्रा यूट्राइन टाइप है। अब बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन साइट की। इंट्रा यूट्राइन साइट की बात करें तो सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है इंट्रा यूट्राइन टाइम में आपको ये जो सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये देखने को मिल सकती है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इमेज से थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसी को जो मैंने आपको समझाया अभी। देखिए एब्डोमिनल 1% है, यानी ये जो ओवेरी है इसके भी बाहर आउटसाइड अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है तो वो एब्डोमिनल कहलाएगी। ओके, सिजेरियन स्कार ये लेस देन 1% चांसेज होते हैं, ये सिजेरियन स्कार यहाँ पर होंगे। ओके, सर्वाइकल जो मैंने आपको बताया इंट्रा सर्वाइकल जो इंट्रा यूट्राइन में मैंने आपको टाइप बताया सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो कुछ यहाँ पे सर्विक्स वाले पार्ट पे लेस देन 1% चांस होते हैं कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो। बाकी जो अपर सेगमेंट होता है वहीं पर ऑलमोस्ट प्रेगनेंसीज या फिर जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंटरस्टिशियल 2 से 3% जो कॉर्नुअल पार्ट होता है वहाँ पे इस जगह पे ये जो है इंटरस्टिशियल पार्ट है, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के 2 से 3% चांसेज होते हैं। मोस्ट ऑफ एम्पुला वाला जो पार्ट होता है मैंने जो भी आपको बताया 70% चांसेज होते हैं यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। ये फिमरीज जहाँ पे मैंने आपको बताया कि फिमरीज होती है वहाँ पर भी 11% चांसेज है कि यहाँ पर फिमरीज के अंदर ही आके फंस जाए तो यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ओवेरियन में 0.5% चांसेज होते हैं और वहीं इस्थमस की बात करें तो 12% चांसेज यहाँ पे इस्थमस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेज होते हैं। तो ये आप डायग्राम से अच्छे से और समझ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर होती क्यों है? जो भी महिला एक्टोपिक प्रेगनेंसी से सफ़र कर रही है उसमें ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है? तो सबसे पहला कारण जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी सी देर पहले ही, PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अगर महिला को है तो मोस्ट कॉमन कॉज है PID, जिस कंडीशन में उस महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। आपको पूछा जा सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है वो आप करेक्ट आंसर कर देना। अब इसके अंदर भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, वो भी आप केयरफुली अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए इसके अंदर PID के कुछ डिजीज कंडीशंस आपको दे रखी है, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होगी तो क्या क्या हो सकता है? मेट्राइटिस यानी जो यूट्रस है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। साल्पिंजाइटिस फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है। ऑफराइटिस ओवेरी में भी कुछ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये जो 3 कंडीशन है ये PID के अंदर इंक्लूड की गई है। अब इसमें भी सवाल आपको ये पूछा जा सकता है कि PID में भी ऐसी कौन सी वो कंडीशन है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होती है? आंसर में कर देना साल्पिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन PID कंडीशन कौन सी होती है? साल्पिंजाइटिस, और इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा होती है। PID मोस्ट कॉमन कॉज है। अब PID में भी मोस्ट कॉमन क्या है? साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस मोस्ट कॉमन होता है PID के अंदर। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से छाप लेना अपने दिमाग में। कभी भी कहीं भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एम्स नोरसेट में ये सवाल पूछा जाए। आगे देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PID। अब सवाल आपको ये पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन कॉज PID का क्या है? आंसर में कर देना क्लेमाइडियल ट्रैकोमाइटिस। कुछ बैक्टीरियाज वायरस के आपको नाम दिए जाएंगे, वहाँ पे फिर आपको आंसर में करना होगा क्लेमाइडियल ट्रैकोमाइटिस एंड गोनोकॉकस। दोनों ही मोस्ट कॉमन कॉज है PID, यानी PID होने की वजह कौन है? क्लेमाइडियल ट्रैकोमाइटिस एंड गोनोकॉकस। नेक्स्ट देखिए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है उस मदर को तो उसको चांसेस होते हैं कि इस बार भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्यूबल लाइगेशन अगर हो रखा है, ट्यूबल लाइगेशन अगर करवाया है तो उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे। ट्यूबल ट्रॉमा अगर हुआ है तो उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ट्यूबल एडेशन हो रखा है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये मैं कुछ कॉजेज आपको बता रहा हूँ कि इनकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। यूज़ ऑफ IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस अगर यूज़ कर रखी है, कॉपर टी जैसी, ये अगर डिवाइस यूज़ कर रखी है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। यूज़ ऑफ ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रखी है महिला ने तो उस महिला में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ART के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दूँ, गिफ्ट, जिप्ट एंड IVF। ये आपने 12th 11th में भी अच्छे से पढ़े होंगे। गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्रायूट्राइन फैलोपियन ट्रांसफ़र। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जिप्ट का मतलब है
जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र एंड आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कुछ ART जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ है जो भी यूज़ बहुत ज़्यादा ली जा रही है इनफर्टिलिटी के अंदर, तो इनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ थे। आगे देखिए साइन एंड सिम्टम। अब देखते हैं साइन सिम्टम क्या क्या नज़र आएंगे अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी महिला को होती है तो, या फिर आपके पास में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की महिला आती है तो क्या क्या कंप्लेन आपको कर सकती है। सवाल आपको एम्स पूछेगा कि एक महिला आपके पास में आई है, उसको डायग्नोस हुआ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसने ये कंप्लेन आपको बताई है, ये सब मतलब बड़ा चढ़ा के वो क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा आपको समझना है वहाँ पे। अब एज नर्स आप वहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से मतलब प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस एम्स क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पे क्लासिकल ट्रायड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। वो क्लासिकल ट्रायड सिम्टम कौन से होंगे? एब्डोमेन पेन मोस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा उस महिला को। 100% केसेज में ये देखा ही जाएगा, एब्डोमेन पेन तो 100% होगा। एमनोरिया, एमनोरिया का मतलब है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट रहेगा, ये 75% केसेज में देखा जा सकता है। वेजाइनल ब्लीडिंग भी होगी, ये 70% केसेज में देखा जाएगा। बट मोस्ट ऑफ एब्डोमेन पेन तो 100% होगा। अगर आपको पूछ ले एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लासिक साइन क्या होगा, तो एब्डोमेन पेन आप प्रायोरिटी एक्शन वहाँ पे मतलब प्रायोरिटी साइन आप इसको चूज़ करना, इस ऑप्शन को आप चूज़ करना। ओके, उसके बाद एमनोरिया, उसके बाद में वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये कुछ क्लासिकल ट्रायड है, ये सिम्टम्स आपको उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की महिला में नज़र आएंगे या फिर वो आपके पास में आके कंप्लेन कर सकती है, ये वाली कंप्लेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए नोट यहाँ पे लिखा है सीवियर नाइफ लाइक कॉलिकी पेन, बहुत मतलब जैसे कि किसी ने चाकू घोंप दिया हो, एब्डोमेन में किसी ने चाकू घोंप दिया हो, इस प्रकार का पेन महिला को फील होगा। एब्डोमेन पेन भी है लेकिन किस प्रकार का है? सीवियर नाइफ लाइक कॉलिकी पेन। जिस प्रकार से किसी पर्सन को जैसे किडनी स्टोन वगैरह होती है उसमें सीवियर पेन होता है, वैसा ही पेन एब्डोमिनल पेन जो होगा वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो पेन है ये रेडिएट होता है, ये पेन रेडिएट होता है कहाँ पर? शोल्डर्स में। पेन में रेडिएट टुवर्ड्स शोल्डर, ये शोल्डर्स में रेडिएट होता है। कौन सा पेन? ये एब्डोमेन पेन। एब्डोमिनल पेन जो हो रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, ये रेडिएट होता है शोल्डर में। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे? ये जो पेन रेडिएट हो रहा है शोल्डर्स में, इसको हम क्या बोलेंगे? STP, शोल्डर टिप पेन। इसको हम क्या बोलते हैं? शोल्डर टिप पेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, यहाँ पे हर एक पॉइंट को अच्छे से छाप लो अपने दिमाग में, नॉर्थ साइड में बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट देखिए इट्स सीन इन रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि STP यानी शोल्डर टिप पेन जो है वो किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? आंसर में करना होगा रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी ये जो शोल्डर टिप पेन है जो रेडिएट हो रहा है एब्डोमेन पेन से, ये मोस्ट ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक पैथोफिजियोलॉजी बताई गई है कि शोल्डर जो टिप पेन है वो कैसे रेडिएट होता है। ब्लीडिंग होगी, क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। ये क्या करेगी? डायफ्राम को इरिटेट करेगी, डायफ्राम को इरिटेट करेगी। डायफ्राम इरिटेट होगा तो शोल्डर टिप पेन भी पर्सन को फील होगा। जो महिला एक्टोपिक प्रेगनेंसी से सफ़र कर रही है उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है वो इरिटेट करेगी डायफ्राम को और उसकी वजह से शोल्डर टिप पेन उस महिला को फील होगा। तो मतलब जो पेन है एब्डोमेन पेन वो रेडिएट कहाँ पे होता है? शोल्डर में। किस कंडीशन में? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में। नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कौन से साइन सिम्टम्स नज़र आएंगे? देखिए कुलन साइन आपने पढ़ा होगा, कुलन साइन के बारे में पैनक्रेटाइटिस में भी देखने को मिलता है और 2020 एम्स नॉर्थ साइड में पूछा भी गया था। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें होती है वो जो इंटर रिलेटेड होती है, जैसे कुलन साइन में आपको बता रहा हूँ ये पैनक्रेटाइटिस में भी देखने को मिलता है। अब आप लोग कहोगे कि सर हमने पहले पढ़ा ही नहीं था कि कुलन साइन क्या होता है, कुलन साइन पैनक्रेटाइटिस में भी होता है क्या, और सवाल पूछ लिया। 2020 में एम्स नॉर्थ साइड में पूछा गया था कुलन साइन। आपको पिक्चर भी दी जा सकती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में बिल्कुल ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, ये जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड है यहाँ पे आसपास में ब्लूइश डिस्कलरेशन दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि इस साइन को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किसको बता रहा है। ये आपको जो पिक्चर है इसको आइडेंटिफाई करना है, आंसर में कर देना कुलन साइन। देखिए कुलन साइन का मतलब क्या होता है? ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा कुलन साइन।
ब्लिश डिस्कलरेशन अराउंड अम्बलाइकस रीजन, जो अम्बलाइकस रीजन है उसके आसपास में आपको ब्लिश डिस्कलरेशन नज़र आएगा कुलन साइन में। ये ऑलमोस्ट यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो दिखाई देता ही है कुलन साइन। साथ ही साथ ये पैनक्रियाटाइटिस में भी दिखाई देता है, अच्छे से याद कर लेना। अगर रेप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो ब्लीडिंग भी होगी, और सीधी सी बात है ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है। तो साइन ऑफ शॉक भी पेशेंट में नज़र आएंगे। साइन ऑफ शॉक की बात करें तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, वीक 3D पल्स जो है वो नज़र आएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स आपको शॉक के भी उस महिला में नज़र आएंगे। नेक्स्ट देखिए डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं इस कंडीशन को, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। वैसे मोस्ट ऑफ इसमें सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस टेस्ट होता है, बट यहाँ पे और देख लेते हैं क्या है इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस टेस्ट। देखिए यहाँ पे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, कल्डेसेंटेसिस यानी जो सेक पाउच ऑफ डगलस है जिसको कल्डेसेक भी बोलते हैं, वहाँ से कुछ फ्लूइड जो है वो एस्पायरेट करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि उस फ्लूइड में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। ओके, आगे देखते हैं बीटा एससीजी असेसमेंट। बीटा एससीजी असेस जो बीटा एससीजी है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है, अगर इसका लेवल लो लेवल है एससीजी का, तो वो इंडिकेट करता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। बात करते हैं लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटॉमी, ये मोस्ट ऑफ कन्फर्मेटरी टेस्ट है। लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटॉमी ये कन्फर्मेटिव टेस्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। देखिए लेप्रोस्कोपी क्या होता है, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी गई है व्हेन पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो हम उसमें लेप्रोस्कोपी करते हैं, और अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो उसमें हम लेप्रोटॉमी करते हैं। इसमें ओपन एंड सी, बिल्कुल ओपन करके हम देखते हैं, है ना। तो अब देखिए अभी मैं आपको कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा, तो उधर भी देखना अलग अलग कुछ वहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटॉमी अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको पूछे जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो आंसर में कर देना लेप्रोटॉमी। देखिए यहाँ पे व्हेन पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, वैसे सोनोग्राफी यहाँ पे कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होगा बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी अभी हुई है, एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें हम लेप्रोस्कोपी या फिर लेप्रोटॉमी करेंगे। USG फाइंड आउट अगर हम कर रहे हैं तो USG से तो अभी मतलब जब जायगोट से फिटस बन जाएगा तब ज़रूर अच्छे से विजिबल हो पाएगा फिटस कंडीशन में जाने के बाद, है ना। तो देखिए यहाँ पे लेप्रोस्टोमी एंड लेप्रोटॉमी दोनों ही क्या है, कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो ये लाइन अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में अच्छे से छाप लेना, अपनी बुक में भी आप छाप लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, सवाल यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किस नाम से महिला आपके पास में आई है, गायनिक वार्ड में आपकी ड्यूटी है, गायनिक नर्स के तौर पे आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और वो भी किस टाइप की, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, ऐसी वो कंप्लेन कर रही है। एज नर्स आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में शॉक के साइन भी नज़र आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, शॉक को ट्रीट करना। शॉक जो पेशेंट को हो रहा है उसको ट्रीट करना, पेशेंट को शॉक में नहीं जाने देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, IV फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इट टू मैनेज शॉक, अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो सबसे पहले मैनेज को जो शॉक है उसको हम मैनेज करेंगे, और इसको मैनेज करने के लिए IV फ्लूइड जो है उस महिला को हम स्टार्ट कर देंगे, एडमिनिस्टर क्या करवाएंगे, IV फ्लूइड। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एज नर्स IV फ्लूइड स्टार्ट कर देना है, शॉक की कंडीशन को मिनिमाइज करना है ना। नेक्स्ट देखिए मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो देखिए अगर प्रोडक्ट जो है, जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, अगर उसकी साइज़ लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो हम 2 इंजेक्शन देंगे। कौन से एक इंजेक्शन देंगे जिसका नाम है मिथोट्रैक्सेट 50 mg इंट्रामस्कुलरली, ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाएगा। अगर जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, इंट्रायूट्राइन जो प्रोडक्ट है, उसकी साइज़ लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो मिथोट्रैक्सेट इंजेक्शन देंगे। इससे क्या होगा, जो सेल डिवीजन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, बच्चा आगे बनेगा ही नहीं, अबॉर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात आती है कि सर्जिकल मैनेजमेंट करने की कहाँ ज़रूरत है, जब बच्चे को हम इस जगह पे ही रोक सकते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि जो एब्डोमेन पेन है
वो कुछ लेट किसी महिला को फील हो, यानी जो प्रोडक्ट है, कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, उसकी साइज़ मोर देन 4 सेंटीमीटर हो गई है, तो उसको हम मेथोट्रेक्सेट से ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर प्रोडक्ट जो है उसकी साइज़ मोर देन 4 सेंटीमीटर हो गई है तो उसको हम सर्जिकली रिमूव करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होगा। इसके लिए हम 2 सर्जरी करते हैं, एक तो कंजर्वेटिव सर्जरी, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंजर्वेटिव सर्जरी में क्या होता है? कंजर्वेटिव सर्जरी में पूरे पार्ट को रिमूव ना करके, जैसे फेलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो फेलोपियन ट्यूब में इंसिजन बनाएंगे और वहाँ से उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे, उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। और नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी में क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, जहाँ पे ग्रो हो रही है, इस फेलोपियन ट्यूब के पार्ट को ही कट करके रिमूव कर देते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके बाहर नहीं निकालते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी में, और फेलोपियन ट्यूब को कट करके बाहर निकाल लेते हैं, वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी। अब देखिए कंजर्वेटिव सर्जरी में 2 टाइप की सर्जरी होती है, साल्पिंजोस्टोमी एंड साल्पिंजोटोमी। साल्पिंजोस्टोमी क्या होती है, साल्पिंजोटोमी क्या होती है, दोनों को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी में आपका हो जाएगा साल्पिंजेक्टमी, यानी कंप्लीटली FT, जहाँ पर वायबल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के साथ में फेलोपियन ट्यूब को ही वहाँ से कट करके बाहर रिमूव कर देना। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी में कंजर्वेटिव सर्जरी में साल्पिंजोस्टोमी। साल्पिंजोस्टोमी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपन तो क्या कर सकते हैं, अपन तो एज ए नर्स वहाँ पे जो भी नर्सिंग रोल होते हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी सर्जरी तो करना फिजिशियन का काम है, जो भी सर्जरी का डॉक्टर है स्पेशली, या फिर जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो ये काम करेंगे। अपन तो एज ए नर्स जो हमारा काम होता है वो हम करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले लेप्रोटोमी बनानी पड़ेगी, लेप्रोटोमी परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेप्रोटोमी परफॉर्म करके जो सर्जन है वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा, मतलब फेलोपियन ट्यूब जो है अच्छे से विजिबल होगी। जहाँ पर जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है वहाँ पर सर्जन क्या करेगा, इंसिजन करेगा, मतलब फेलोपियन ट्यूब में एक इंसिजन लगाएगा, वहाँ से कट लगाएगा, कट करके जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसको वहाँ से बाहर निकाल देगा। ये होता है साल्पिंजोस्टोमी के अंदर। इसमें क्या करते हैं, जो इंसिजन होता है थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों में, वैसे प्रोसीजर दोनों में सेम होता है, साल्पिंजोस्टोमी और साल्पिंजेस्टोमी जो भी है उसमें दोनों में। साल्पिंजोस्टोमी में जो इंसिजन होता है इसको ओपन ही छोड़ दिया जाता है, इसको ओपन ही छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हील करने के लिए सेकेंडरी मेथड यूज़ करते हैं। जो सेकेंडरी मेथड यूज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं इस इंसिजन के लिए। अगर साल्पिंजोस्टोमी हुई है तो उसमें हीलिंग के लिए जो इंसिजन बनाया गया है उसमें सेकेंडरी मेथड कौन से होते हैं, सेकेंडरी मेथड ये बेटर काम करते हैं। जो सेकेंडरी मेथड होते हैं वो बेटर काम करते हैं साल्पिंजोस्टोमी में, जैसे इलेक्ट्रोकॉटरी हो सकती है और आपकी जो लेज़र जो थेरेपी होती है, ये दोनों थेरेपी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे एज ए सेकेंडरी मेथड यूज़ ली जाती है। तो देखिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस किसको बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम आउटसाइड नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। नॉर्मल यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियम ना बन के आउटसाइड अगर वो बन रही है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एंडोमेट्रियोसिस। जैसे अभी हमने बोला था एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नॉर्मल यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन ना होकर आउटसाइड अगर वो इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वैसे ही अगर एंडोमेट्रियम आउटसाइड यूट्राइन कैविटी बन रही है तो इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट देखिए साल्पिंजोटोमी, एक है साल्पिंजोस्टोमी, एक है साल्पिंजोटोमी। साल्पिंजोटोमी में भी लेप्रोटोमी बनानी पड़ेगी और फेलोपियन ट्यूब तक सर्जन पहुंचेगा। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में इंसिजन बनाएगा, सेम वही प्रोसेस है। फिर इसके बाद में जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको बाद में रिमूव कर देगा, इंसिजन से इसको रिमूव कर देगा, मतलब फेलोपियन ट्यूब को कट करके बाहर निकालने की कोई ज़रूरत ही ना पड़ी। लेकिन दोनों में साल्पिंजोस्टोमी एंड साल्पिंजोटोमी में दोनों में एक डिफरेंस है। साल्पिंजोस्टोमी में जो आपने इंसिजन बनाया है या फिर सर्जन ने जो इंसिजन बनाया है उसको ठीक करने के लिए सेकेंडरी मेथड यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे सेकेंडरी मेथड यूज़ किया जा रहा है। लेकिन साल्पिंजोटोमी में प्राइमरी मेथड यूज़ करते हैं, यानी हीमोस्टैटिक स्यूचरिंग, जो इंसिजन साइट है वहाँ पे हीमोस्टैटिक स्यूचरिंग की जाती है। मतलब आप सिंपली भाषा में बोले तो टाँके वहाँ पे लगाए जाते हैं, उस फेलोपियन ट्यूब पे एब्जॉर्बेबल स्यूचरिंग की जाती है। ओके,
ये जो स्यूचरिंग कर रहे हैं ये क्या है, प्राइमरी मेथड का टाइप है। जो यहाँ पे हीलिंग होगी इस इंसिजन की वो प्राइमरी मेथड से होगी। ओके, दोनों में बस इतना सा डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो मैंने आपको पहले बता भी दिया है। नोट यहाँ पे लिखा है, इन कंजर्वेटिव सर्जरी नो रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ओनली इंसिजन ऑन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है कंजर्वेटिव सर्जरी में, सिर्फ इंसिजन बना के जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी, इसमें फेलोपियन ट्यूब को बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे प्रोसीजर का नाम है साल्पिंजेक्टमी। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, साल्पिंजेक्टमी। साल्पिंजेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विथ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब की जिस प्लेस पे, जिस लोकेशन पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या फिर जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो जिस जगह पे है, उस जगह को जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर है उसको कट करके बाहर निकाल देते हैं। इस टर्म को हम बोलते हैं साल्पिंजेक्टमी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज जो है पीआईडी होता है। इसके साइन सिम्टम्स में मोस्ट ऑफ एब्डोमेन पेन 100% होगा ही होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग भी होगी। ये कुछ का जो ट्रायड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स है वो मैंने आपको बताए। इसके बाद इसका मैनेजमेंट, अगर 4 सेंटीमीटर से कम अगर प्रोडक्ट की साइज़ है तो उसके लिए हम मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट की साइज़ है तो उसके लिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें साल्पिंजोस्टोमी एंड साल्पिंजोटोमी और साथ ही साथ एक नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे साल्पिंजेक्टमी हम कर सकते हैं, जिसमें साल्पिंजोस्टोमी और जो साल्पिंजोटोमी है इसमें सर्जिकली इंसिजन बनाएंगे और कंसेप्शन जो है, जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देंगे। जो साल्पिंजोस्टोमी है उसमें सेकेंडरी मेथड से इसको हील किया जाता है, जो भी इंसिजन बनाया गया है। और साल्पिंजोटोमी में जो इंसिजन बनाया गया है वो प्राइमरी मेथड से हम ठीक करते हैं, यानी वहाँ पे हम स्यूचरिंग करेंगे किसमें, साल्पिंजोटोमी। और जो साल्पिंजोस्टोमी है वहाँ पे हम लेज़र या जो कॉटरी है वो हम यूज़ करेंगे, जिससे हम सेकेंडरी मेथड से इसको हम हील करेंगे। और जो फाइनल हमारा जो लास्ट मैनेजमेंट है वो क्या है, साल्पिंजेक्टमी। यानी जो फेलोपियन ट्यूब है जहाँ पे कंसेप्शन प्रोडक्ट है उस फेलोपियन ट्यूब को वहाँ से बाहर ही निकाल देंगे। तो ये सारा सार मैंने आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का और बता दिया। आप सभी से उम्मीद है कि प्लीज़ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐप को अभी डाउनलोड ज़रूर कर लें। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।